नमस्ते बच्चों, आज नया चैप्टर चालू करेंगे और वो है व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी जो शब्द है ये अंग्रेजी के पर्सनालिटी का पर्याय है और लैटिन भाषा से ये इनिशियली लिया गया है। लैटिन भाषा में पर्सोना वर्ड काम में लिया जाता था, जिसको इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहा गया और पर्सनैलिटी का हिंदी में जो अर्थ निकाला गया वो व्यक्तित्व होता है। ये जो व्यक्तित्व है ये कुछ ऐसे गुणों का सुसंगठित और समन्वित योग होता है कि जैसा योग किसी और व्यक्ति में नहीं मिलता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है, या हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है। किसी भी सूरत में कभी भी दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व बिल्कुल एक सरीखा नहीं हो सकता। हाँ, काफ़ी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन 100% बिल्कुल एक जैसा हो ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि एक माँ के दो बच्चे या इवन जुड़वा बच्चे भी हों तो भी उनके व्यक्तित्व में कुछ न कुछ परिवर्तन या कुछ न कुछ डिफरेंस ज़रूर से देखने को मिलता है। व्यक्ति क्या सोचता है, क्या अनुभव करता है, उसमें क्या क्या गुण हैं या अवगुण हैं, ये सभी उसके व्यवहार और वाणी से स्पष्ट होते हैं। व्यक्तित्व कोई एक विशिष्ट लक्षण या गुण नहीं है, ये पूरे व्यवहार की प्रणाली या हम उसको विधि कह सकते हैं, उन सब का मिला जुला रूप होता है और सम्मिलित रूप से ही ये किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी बनाते हैं। शुरुआत में ये जो पर्सोना वर्ड था इसका मतलब होता था मुखौटा या आवरण से लिया गया था, और ख़ास तौर से रोमन उसमें काल में इसको मुखौटा, चेहरे पर मास्क लगा करके जो स्टेज पर परफॉर्म करते थे कलाकार, वो कलाकार अपने कैरेक्टर के हिसाब से, अपने जिस रोल को वो प्ले कर रहे हैं उसके हिसाब से वो अपने चेहरे पर मुखौटे लगा लिया करते थे, और धीरे धीरे इसको हमने व्यक्तित्व के रूप में उसका इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। बाहरी आवरण भी इसको कहा जाता था, लेकिन अब अगर हम देखें तो ये व्यक्तित्व जो है ये न तो बाहरी आवरण है और न ही आंतरिक तत्व है, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। हम बाहर से कैसे दिखते हैं, जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस होती है वो भी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होती है, और अंतर मन से हम कैसे हैं, हमारे व्यवहार, हमारी बोलचाल, हमारा उठना बैठने का सलीका इत्यादि हर चीज़ का, सभी चीज़ों का मिला जुला जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वही व्यक्तित्व कहलाता है। या इसको और भी दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो व्यक्ति का परिवेश से अनुकूलन करने का ढंग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के अनुरूप ही उसकी जो बोलचाल है, पहनावा है, रहन सहन है, वो सब उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो परिवेश से अनुकूलन करने के ढंग को भी व्यक्तित्व कहा गया है। अलग अलग समय पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित किया है। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक तथा आंतरिक वृत्तियों से होता है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ में समायोजन स्थापित करता है। दोनों ही तरह की वृत्तियां हैं, और अल्पोर्ट के अनुसार बाहरी भी जो दिखने में है और आंतरिक भी, दोनों का ही मिला जुला प्रयास है, जिसके कारण से व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। और फिर रेक्स रॉक के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संतुलन है। रॉक्स के अनुसार क्या है ये पर्सनैलिटी? इसके अनुसार जो सामाजिक रूप से कुछ चीज़ों की मान्यता होती है हमें, कुछ चीज़ों की मान्यता नहीं होती है, तो उन दोनों के बीच का जो संतुलन है उसको रेक्स रॉक ने पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व कहा है। इसी तरह से मार्टिन ने व्यक्तित्व
मार्टिन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं और इच्छाओं का समुदाय है। तो आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर इनको व्यक्तित्व को अपने हिसाब से परिभाषित किया है। अब हम बात करते हैं इस व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स की ये पर्सनैलिटी हो सकती है। तो वैसे तो अलग अलग समय पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने सोच से, अपने अनुभवों से इस व्यक्तित्व को अलग अलग भागों में विभाजित किया हुआ है, लेकिन यहाँ हम कुछ जो ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल हैं, जो हमारे ज़्यादा उपयोगी हैं, हम उन्हीं टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यंग ने, जो कि खुद जर्मन के प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी थे। इन्होंने मानव प्रकृति के अनुसार व्यक्तियों को 2 श्रेणी में विभाजित किया। यंग का जो क्लासिफिकेशन है सबसे ज़्यादा बेसलाइन क्लासिफिकेशन माना जाता है कि सारी पर्सनालिटीज़ को उसने 2 कैटेगरी में डाला, एक अंतर्मुखी और दूसरी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी या इनको हम इंग्लिश में इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी भी कहते हैं, और दूसरी होती है बहिर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। हम आम बोलचाल की भाषा में भी इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये यंग के द्वारा दिया हुआ क्लासिफिकेशन है। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले अंतर्मुखी व्यक्तित्व किनको कहा गया है, ये कौन सी पर्सनैलिटी होती है। तो जिन बालकों की मानसिक प्रवृत्ति अंदरूनी तरफ में यानी कि अंदर की तरफ में होती है, यानी कि स्वयं की तरफ, खुद की तरफ, जिसको बाहर की दुनिया से, दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं है, अपने आप में ही जो ज़्यादा सीमित रहता है, वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहलाते हैं। ये बच्चे जो हैं ये आत्मकेंद्रित और एकांत प्रिय होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हम इनको कह सकते हैं, और एकांत प्रिय होते हैं। और इनके जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं, उनमें एक तो ये लज्जाशील होते हैं, कम बोलते हैं यानी कि शर्माते ज़्यादा हैं, हर किसी से आसानी से मिलजुलते नहीं हैं, कम बोलते हैं, व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, और काम की अपेक्षा विचार की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, करने में विश्वास कम है, या ये कह लेंगे कि हम इसको ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल काम नहीं करते, लेकिन हाँ दूसरों के कंपैरिजन में ये काम कम करते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ को सोचते ज़्यादा हैं, अगर ये करूँगा तो क्या होगा, वो करूँगा तो क्या होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस कारण से इनका काम करने की जो स्पीड है वो दूसरों के कंपैरिजन में कम होती है, और इनके व्यक्तित्व में विचारों की प्रधानता होती है, वही बार बार थिंकिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। ये चिंतन मनन में ज़्यादा लगे रहते हैं और अपने विचारों में ही मग्न रहते हैं, दूसरों को अपने विचारों से ही ये प्रभावित कर पाते हैं। इन बालकों की रुचि पढ़ाई में भी ज़्यादा होती है, क्योंकि विचार कर रहे हैं, हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न ढूंढते हैं, तो वो ऐसी कंडीशन में किताबें इनकी सबसे अच्छी साथी होती है। और दूसरा, इनको क्योंकि दूसरों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं है, व्यक्तिगत उसमें सिमटे हुए हैं, अपने आप में सिमटे हुए हैं, तो किताबें इनकी ज़्यादा अच्छी साथी होती हैं। ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी नहीं होते, और चूँकि अपने आप में व्यस्त रहते हैं, तो इसलिए साथियों में या समाज में लोकप्रिय भी नहीं होते। इनको कंपैरेटिवली कम पसंद किया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, उसके बारे में लोग बाग जानते भी नहीं हैं, उसमें इंटरेस्ट भी कम लेते हैं। ये खुद भी जल्दी घबरा जाते हैं, भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं, और दिखावा या प्रदर्शन इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, एकांत प्रिय होते हैं। फिर ये अब क्योंकि बार बार थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा चलता है, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, तो ये आदर्शवादी ज़्यादा होते हैं, भविष्य के विषय में भी ज़्यादा सोचते हैं। फिर ये शीघ्र निर्णय नहीं लेते और न ही उस पर फ़ौरन अमल करते हैं, यानी कि पहले तो निर्णय लेने में ही इनको समय लग जाता है, क्योंकि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे ठीक रहेगा कैसे नहीं रहेगा, इन्हीं विचारों में समय ज़्यादा निकलता है, और इसीलिए जब निर्णय नहीं ले पाते तो उसके अकॉर्डिंग काम भी नहीं कर पाते हैं। और इस वर्ग में जो है वो वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, लेखक इत्यादि ये लोग ज़्यादा आते हैं,
क्योंकि इन लोगों को अपने काम से ही प्यार होता है, ये अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह के व्यक्तित्व की, जिसको हम बहिर्मुखी व्यक्तित्व या एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी भी कहते हैं। ऐसे बालक ज़्यादा यथार्थवादी होते हैं, ये वास्तविकता के ज़्यादा करीब होते हैं और जीवन की परिस्थितियों का वस्तुगत रूप से सामना करते हैं, क्योंकि ये हर काम को स्वयं करके देख रहे हैं और समाज में लोगों से घुल रहे मिल रहे हैं, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, ज़्यादा यथार्थवादी होते हैं। इनकी जो विशेषता है उसमें ये अपने चारों ओर के सामाजिक कार्यों में भाग लेने को हमेशा तैयार रहते हैं और दूसरों से मिलना जुलना इनको हमेशा अच्छा लगता है। फिर क्योंकि सबसे मिलते हैं, दूसरों का काम भी करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो और बातें भी करते हैं, तो लोकप्रिय भी होते हैं। ये बालक ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं अपने साथियों में, अपने समाज में। फिर क्रियाशीलता की भावना इनमें ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि ज़्यादा सोचते नहीं है ना, कोई काम सामने दिख रहा है तो उसको कर देना है, उसका अच्छा बुरा रिजल्ट सब बाद में देखेंगे, अभी काम सामने आया है तो काम करना है, तो क्रियाशील है, एक्टिव मेंबर है ज़्यादा, इसलिए क्रियाशीलता की भावना ज़्यादा है। विचार करने से ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, कि हर चीज़ में बार बार सोचना क्या, काम करना है मतलब करना है, तो तुरंत कर डालो, अगर कोई काम बताया गया है तो उस काम को कर डालो, ये उस सोच के होते हैं। इनकी रुचि प्रदर्शन में भी ज़्यादा होती है, ये अपने आप को शारीरिक रूप से भी कोशिश करते हैं कि हम लोगों में अच्छे दिखें, क्योंकि लोकप्रियता ऑलरेडी है, उसको बढ़ाने के लिए इनकी इच्छा रहती है कि हम, तो ये अपने खुद के बाहरी व्यक्तित्व पर भी ध्यान देते हैं, इनको थोड़ा दिखावा भी पसंद है कि नए कपड़े पहनना, अच्छे सजना संवरना इत्यादि, तो उसके कारण से ये लोगों में पसंद भी ज़्यादा किए जाते हैं। और फिर ऐसे बालक जो है वो अपनी प्रशंसा सुन कर के भी प्रसन्न होते हैं, निर्णय जल्दी लेते हैं और उस पर काम भी जल्दी प्रारंभ कर देते हैं, तथा ये वर्तमान में आज में ज़्यादा जीते हैं, बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता नहीं करते या पास्ट की चिंता नहीं करते हैं, जीवन को आनंद पूर्वक बिताना इनका ध्येय होता है। ऐसे बालक ज़्यादा व्यवहार कुशल, ज़्यादा कर्मठ होते हैं और यथार्थवादी होते हैं, जीवन की परिस्थितियों का वस्तुगत रूप से सामना करते हैं। इस तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं इनमें व्यापारी, खिलाड़ी, अभिनेता, राजनेता इत्यादि ये सब इसमें शामिल होते हैं। इन दोनों तरह की जो पर्सनैलिटी है, इनसे ये बात क्लियर हो जाती है कि दोनों का जो प्रारूप है, फॉर्मेट जो है, दोनों का बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। लेकिन यथार्थ जगत में ऐसे प्योर प्रारूप, प्योर फॉर्मेट वाले लोग कम मिलते हैं, तो एक ही व्यक्ति में हम दोनों तरह की पर्सनैलिटी भी देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, या मैं कहूँगी कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ जगहों पर वो अपने आप को इंट्रोवर्ट करके रखते हैं और कुछ जगहों पर अपने आप को एक्सट्रोवर्ट के रूप में भी रखते हैं। तो ज़्यादातर व्यक्तियों में बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों ही तरह के कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं, और इन मध्यवर्ती व्यक्तियों को जो यंग ने है वो उभयमुखी या एम्बिवर्ट कहा है। शुरू में उन्होंने दो ही तरह का व्यक्तियों का वर्गीकरण किया था, बाद में उन्होंने पाया कि अधिकांश लोगों में ये कॉम्बिनेशन वाला जो गुण है वो ज़्यादा पाया जाता है, तो इसीलिए उन्होंने ये तीसरा क्लासिफिकेशन भी उसमें साथ में दिया। इसके बाद में एक और तरीके के श्रेणी विभाजन की हम बात करेंगे, और वो है स्प्रेंगर के अनुसार, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू स्प्रेंगर। स्प्रेंगर ने जो है, उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर कुछ 5-6 तरह की श्रेणी उन्होंने बताई है। उनके अनुसार एक व्यक्तित्व होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कॉग्निटिव पर्सनैलिटी, जिनको ऐसे व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं और आगे जाकर के दार्शनिक या वैज्ञानिक इस तरह के लोग बनते हैं। दूसरी तरह का व्यक्तित्व है इनके अनुसार कलात्मक व्यक्तित्व। इसमें व्यक्ति सुंदर वस्तुओं में रुचि रखते हैं और भविष्य में ये अच्छे कलाकार बनते हैं। यहाँ कलाकार कोई चित्रकार भी हो सकता है, कोई एक्टर भी हो सकता है,
इस तरह से खूब सारे ऐसे काम होते हैं, पेंटर या डांसर या सिंगर, ये सभी कलाकार कहलाते हैं। तो ये कलात्मक व्यक्तित्व कहलाते हैं। फिर धार्मिक व्यक्तित्व, जो लोग धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि रखते हैं और आगे जाकर के इनमें से अधिकांशतः कोई महात्मा, संत या पुजारी इत्यादि बन जाते हैं, ऐसे लोग धार्मिक व्यक्तित्व वाले कहलाते हैं। फिर आर्थिक व्यक्तित्व, जिनका ध्यान इकोनॉमी पर ज़्यादा होता है, अर्थव्यवस्था पर जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ऐसे व्यक्ति भविष्य में व्यापारी या उद्योगपति बनते हैं। और राजनीतिक व्यक्तित्व, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्ति जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और किसी भी कार्य के लिए नेतृत्व की भावना जिनमें ज़्यादा होती है, ऐसे, और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और उनको मनवाना, ये क्वालिटीज़ इन लोगों में ज़्यादा होती हैं। ऐसे व्यक्ति सत्ता में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं और ये अच्छे राजनेता बनते हैं। और जो छठी प्रकार की पर्सनैलिटी है वो है सामाजिक व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्तियों में समाज के अन्य लोगों से संपर्क बढ़ाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि ये ज़्यादा सोशल होते हैं। हर काम में दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ रहना, कहाँ क्या चल रहा है, अच्छाई बुराई, सब में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है और ये आगे चल करके सामाजिक कार्यकर्ता या समाज सुधारक के रूप में काम करते हैं। ये हमने बात की कुछ व्यक्तित्व के प्रकारों की। अगली क्लास में हम इसी विषय को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।